हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख पाए हो कि जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो जनरल स्वास्थ्य के बारे में रहेगा कि सर क्या होता है जनरल स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर जनन स्वास्थ्य। कि सर क्या होता है जनन स्वास्थ्य, इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बात करूं बेटा कि पीएनएसटी की तो बेटा पीएनएसटी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। 3 से 4 वीडियो में मैं ये टॉपिक पूरा कवर करूंगा और उसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो ठीक है सर। अगर बात करूं कि पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ही आता है सर कि सर ये जनरल स्वास्थ्य होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर मैं कहूं कि WHO के अकॉर्डिंग कि सर जो WHO है उसके अनुसार जनरल स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं कि WHO के अनुसार। अब एक क्वेश्चन आता है सर WHO क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर हम समझते हैं WHO है क्या भला, ठीक है बेटा। तो WHO के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जनन रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। कैसा हो बेटा? मैं कहूं कि जनन के सभी पहलुओं, जैसे जनन के सभी पहलुओं, जैसे मैं कह सकता हूं सर, क्या हम ऐसे लिखते हैं, मैं कह दूं कि सर शारीरिक रूप से, मैं कहूं मानसिक रूप से, मैं कहूं व्यवहारिक रूप से, और मैं कहूं सर सामाजिक रूप से। किस किस की बात हो गई सर हमारी कि सर अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो हम कहेंगे सर वो जनन स्वस्थ है, या मैं कहूं वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। आगे बात समझ में? सर WHO के अकॉर्डिंग, या मतलब WHO जो संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर जनन के सभी पहलुओं से स्वस्थ है, जैसे चाहे वो शारीरिक रूप से हुआ, अब ये हर एक पॉइंट अपने में अलग अलग बात कह रहा है। जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ है मतलब कि सर उसके अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हैं वो एकदम फिट हो। वो कैसे हो बेटा? एकदम फिट हो। कैसे सर? तो आप सोचो, जैसे कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में जब NICU में ड्यूटी कर रहा था, तो वहां पर एक जब न्यू बॉर्न या एक नवजात शिशु को जब भर्ती कराया गया, वो जो शिशु था वो फीमेल थी बेटा। तो उसमें बाय बर्थ, जन्म से ही गर्भाशय मौजूद नहीं था। जब उसमें गर्भाशय मौजूद नहीं है तो जब भी वो बच्ची वयस्क होगी, क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकती है? हो सकता है वो वैसे हेल्दी हो, लेकिन क्या वो अपने से किसी नए बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी सर? उसमें तो गर्भाशय ही मौजूद नहीं है। वैसे ही कहीं मेल में या कहीं पुरुषों में इसकी कमियां हो कि सर वो शारीरिक रूप से जो है जनन में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली या जनन स्वस्थ तो नहीं है, वो
स्वस्थ तो नहीं है, रिप्रोडक्टिव के लिए तो वो हेल्दी नहीं है। एक बात समझ में आ गई। कई बार ऐसा होता है कि सर वो फिजिकली तो स्वस्थ है, कि शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से अंदर से वो क्या है, बीमार है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि एक कपल है, या चाहे मेल हुई चाहे फीमेल हुई, अगर वो लंबे समय से स्ट्रेस में है तो यकीन मानो ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करेगा। या वो किसी मेंटल रिटार्डेड है अगर वो, तो भी उसमें समस्या है। या वो अपने आप को एक नए बच्चे को कंसीव करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, या अपने रिप्रोडक्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो भी क्या है, वो अनहेल्दी हुआ। साथ में अगर उसमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके सही नॉलेज नहीं है, तब भी वो क्या है बेटा, अनहेल्दी है। और वो किस तरह की अनहेल्दी हुई उसकी बेटा, तो वो रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी हुआ। व्यवहारिक रूप से कि सर जो भी हमारा व्यवहार हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हमारे रिप्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है, वो उस व्यवहारिक रूप में है ही नहीं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि एबनॉर्मल है। कैसी है बेटा, जो कि एबनॉर्मल है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, तो हम क्या कहेंगे सर कि वो व्यवहारिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बाकी दोनों रूप से स्वस्थ है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से स्वस्थ अगर नहीं है तब भी हम उसे क्या कहेंगे सर कि वो रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी है। फिर बात करूं कि अगर सामाजिक तौर तरीकों के अनुसार या समाज के अनुसार अगर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे सर कि ये इन चारों में से एक भी पहलू कम होता है, तो हम कहेंगे वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी है। सामाजिक रूप से कैसा, जैसे बेटा हमारे इंडिया में अगर आप देखो तो हमारे इंडियन रूल्स कल्चर कैसा है बेटा, कि हमारे बीच में एक कपल या एक जो पर्सन है उसके लिए एक फीमेल ही है, वो एक से ही शादी करेगा और उसी के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। आई बात समझ में। यही सामाजिक रूप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग कंट्री में अलग तरीके की हो सकती है। तो अगर हमारे यहाँ के सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से अगर उसका व्यवहार और उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या उसको सोचने समझने की क्षमता उससे अलग है, तो हम कहेंगे सर वो जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी है। अगर वो सामाजिक तौर तरीके के हिसाब से सोचता है तब वो हेल्दी है। तो अगर मैं कहूं कि WHO ने कहा कि अगर कोई पर्सन शारीरिक रूप से भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, कैसा है बेटा, शारीरिक रूप से भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, कि शरीर से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे कि सर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, या जनन रूप से वो क्या है सर, स्वस्थ है। आगे बात समझ में आता, तो तुमको बेटा एक चीज समझ में आ गई कि डेफिनेशन तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई बेटा, डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हुआ, अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि हाँ सर ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। क्लियर हुआ बेटा यहां तक। आगे बढ़े अगर हम कि सर ये WHO क्या है, देखो बेटा WHO के बारे में मैं तुमको एक बात बता देता हूं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेटा इसका हेडक्वार्टर अगर कोई पूछे, देखो पहले एक लाइन तुम्हारे इसमें नहीं लिखी है, पर व्यापम है, PNST व्यापम करवा रहा है, ये जो भी एजेंसी करा रहा है, हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर WHO की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछ ले बेटा, स्थापना कब हुई थी, तो बोल देना बेटा इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। क्लियर हुई बेटा।
और इस 7 अप्रैल को ही हम हर साल 7 अप्रैल को एक दिन मनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो कभी पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा बोल देना 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन या मैं बोलूं WHO की स्थापना हुई थी। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात। अगला क्वेश्चन कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में। कहाँ है बेटा, जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ है बेटा, ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है बेटा, स्विट्जरलैंड में। आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो आप समझ लेना। WHO का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर इंग्लिश में पूछे तो क्या बोलोगे आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी बेटा इसकी, तो स्थापना हमको पता है सर 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसी 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है बेटा। अब तुम सोचो कि जब हम लोगों को एक बात समझ में आने लगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे लिए, और इससे इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि लोगों के पास इस चीज की जागरूकता नहीं है, लोग इस चीज को जानते नहीं है। तो हम लोगों ने जब देखा कि पूरे वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन को लेके बहुत सारी समस्याएं चल रही है, तो हमने कुछ समस्या को नोटिस किया और उनको समाप्त करने के लिए कुछ कार्यनीति बनाई हमने कि कौन सी समस्या के लिए हम किस तरीके से उसको समाप्त कर पाएंगे। आई बात समझ में आता। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है बेटा जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्यनीति कि सर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य को लेके जो समस्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, पता करेंगे और उनको समाप्त करने के लिए कुछ कार्यनीति अपनाएंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे। और जब हम ये काम करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, पूरे विश्व के स्तर पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य को क्या करेंगे, अच्छा बना पाएंगे। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है तुम लोगों का। अब तुम सोचो कि सर समस्याएं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, सर समस्याएं क्या क्या है। तो पहले हम समस्या पढ़ेंगे और फिर उसको निवारण के लिए कार्यनीति पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समस्या। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये जो टॉपिक होने वाला है, ये जो आज की क्लास होने वाली है, थोड़ी बोरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेटा आ रही है चीजें वो बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। आपको सुनना है, समझना है थोड़ा सा, और उसको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके रखो। कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आज की क्लास थोड़ी सी रहेगी दिक्कत वाली कि हाँ थोड़ी बोरिंग रहेगी, बाकी जो नेक्स्ट क्लासें आएगी वो समझने वाली रहेगी, उसमें बहुत सारी चीजें समझने की भी है। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम शुरू करें कि सर समस्याएं कौन कौन सी है। तो पहली समस्या मेरे पास आती है बेटा जनसंख्या बढ़ोतरी। क्या आती है बेटा? जनसंख्या बढ़ोतरी, यह मैं कह सकता हूं विस्फोट। क्लियर हुआ बच्चा? पहले नंबर की समस्या हमारी क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी, या मैं कहूंगा जनसंख्या विस्फोट। अगर सर मुझे एक बात बताओ, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ा रहे हो, अच्छी कर रहे हो, और जब ये अच्छी हो रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, या ये अच्छी नहीं है तब भी जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से हमें क्या दिक्कत है? तो बेटा जनसंख्या बढ़ने से बड़ी समस्याएं हैं। जैसे अभी तुम कुछ दिन पहले देखोगे, जो आपकी सिटी है उसमें कुछ सालों पहले उतना ट्रैफिक नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने व्हीकल्स नहीं थे। तब हमारी समस्या ये थी कि आज अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए तो हम हर काम आसानी से कर पाए। और जब ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, व्हीकल्स बढ़ गए, तो उनकी वजह से दूसरी समस्या आ गई। वो क्या समस्या आ गई सर? हमारे पास
ट्रैफिक बढ़ गया और उससे भी बड़ी समस्या संसाधन की कमी होने लगी। किसकी कमी होने लगी बेटा? संसाधन की। संसाधन की कमी बेटा, पेट्रोल की कमी होने लगी। अगर सोचो कि गाड़ियां और बढ़ा दी जाएगी तो आने वाले टाइम में पेट्रोल नहीं मिलेगा हमें। वैसे ही अगर जनसंख्या बढ़ती है बेटा तो हमारे जो संसाधन है उसमें क्या आ जाएगी बेटा? कमी। हमारे खाने पीने की चीजों की उपलब्धियां कम हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में हमको क्या करेगा सर? नुकसान करेगा। तो पहली जनसंख्या बढ़ोतरी से हमको क्या समस्या हो सकती है? तो इससे हमको एक समस्या हो सकती है सर, वो हो सकती है संसाधनों में कमी हो सकती है सर। क्या हो सकती है? संसाधनों में कमी हो सकती है। और क्या हो सकती है सर? साक्षरता का स्तर कम हो सकता है। क्या कम हो सकता है सर? साक्षरता का स्तर कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है सर, साक्षरता कम कैसे हो सकती है? तो आप खुद सोचो बेटा कि अगर कोई कपल अपने घर में या कोई भी परिवार है जिसके अंदर 5-6 छोटे बच्चे हैं और जो उनके पापा हैं वो अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या वो हर बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या वो हर बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे? जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो सीधी बात है सर, वहाँ की साक्षरता या हमारे देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो यहाँ की साक्षरता में कमी 101% आने वाली है। आगे बात समझ में सर? और क्या होगी सर? सर साक्षरता में कमी आएगी, पढ़ाई लिखाई में कमी आएगी तो सर बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी सर? बेरोजगारी में बढ़ोतरी। आगे बात समझ बेटा कि सर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आगे बात समझ में? तो सर जनसंख्या विस्फोट से काफी समस्याएं हमें आने वाली है। ये तो कुछ गिनी चुनी है बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या आ सकती है। जैसे अगर साक्षरता कम हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं क्या बढ़ सकता है बेटा? तो इसमें यौन अपराध बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ सकते हैं बेटा? यौन अपराध, यौन शोषण हो सकता है। तो बेटा इनकी वजह से क्या क्या बढ़ सकता है सर? तो यौन शोषण बढ़ सकता है, यौन अपराध बढ़ सकते हैं। यौन शोषण और यौन अपराध बढ़ने के पीछे बेरोजगारी, साक्षरता की कमी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? तो आप खुद देखो कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं है या कुछ लोग जो एजुकेटेड नहीं है, हर अनएजुकेटेड पर्सन की शादी इजीली नहीं हो पाती है। पहली उनकी शादी नहीं हो पाएगी, दूसरी बेरोजगारी रहेगी, तीसरी कि उनमें जो है यौन संबंध बनाना, यौन शिक्षा की कमी होगी और वो जो भी एक्टिविटी करेंगे वो कैसी होगी बेटा? अनएक्सेप्टेबल होगी, कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपने देखा है कि कई जगह रेप केसेस देखने को मिलता है और जो रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं वो साक्षरता की कमी के कारण देखने को मिलेंगे। दूसरा सर यौन शोषण की बात करूं तो सोचो ये कई बार फीमेल्स और बच्चों के साथ ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब उनके घर में बेरोजगारी के कारण पैसे की कमी है तो कहीं ना कहीं उनका फायदा वो पर्सन उठाएगा जो फाइनेंशियली स्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में बेटा उनका यौन शोषण भी होता है और यौन अपराध भी बढ़ते हैं। तो सर दो समस्या ये देखने को मिलती है हमें। क्लियर हुई? और क्या देखने को मिलेगा सर? तो और देखने को मिलता है कि सर हमें सेक्सुअल एजुकेशन, मतलब या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि जनन संबंधित शिक्षा में कमी देखने को मिलेगी। और जब आप खुद देखो क्या देखने को मिल सकती है सर, मैं लिखूं पॉइंट, जनन संबंधी शिक्षा में कमी। खैर इस मुद्दे पे आज के टाइम में कोई बात करता नहीं है, समाधान में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर बेटा इसकी कमी बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम में। कैसे हो जाती है सर? तो आप खुद देखो बेटा कि कुछ लोगों में या कुछ बच्चियों में देखो तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है। जैसे कुछ बच्चियों में इस चीज की समझ नहीं है कि हमको नेपकिन की बजाय सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। कुछ बच्चे जेनेटल हेयर्स रिमूव करने में हेजिटेट करते हैं। ये हमारी बॉडी है, इसको क्लीन रखना हमारा काम है। कुछ छोटे बच्चे हैं वो गुड टच बैड टच नहीं पहचानते कि कौन सा पर्सन हमें किस इंटेंशन के साथ टच कर रहा है। तो जब इस तरह की शिक्षा में कमी होगी तो दिक्कत। साथ में जब बच्चा चाइल्डहुड से एडोलेसेंट और एडोलेसेंट से जब एडल्ट की ओर जाता है तो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। वो अपोजिट सेक्स के अगेंस्ट अट्रैक्ट होता है और अगर उसको इस शिक्षा की कमी नहीं होगी तो डेफिनेटली जो उसकी एक्टिविटीज होगी या जो वो रास्ता चुनेगा वो 100% गलत होगा। आई बात समझ में बेटा? तो यहां तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है सर? और समस्या में ये आ जाती है, एक नेक्स्ट समस्या आती है बेटा हमारे पास कि यौन स्पारित रोग कि सर एसटीडीज कि सर वो सारे रोग जो सेक्सुअल एक्टिविटीज से फैल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज कम होगा तो एसटीडीज के केसेस बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को जनन संबंधित शिक्षा में कमी है तो उसको डेफिनेटली ये नहीं पता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से कहीं ना कहीं मुझे कोई बीमारी हो सकती है। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एसटीडी। तो देखो बेटा एसटीडी में एड्स हो सकता है, ये मैं बोलूं HIV, उसको बेटा सिफिलिस हो सकता है, उसको बेटा गोनोरिया हो सकता है, उसको बेटा HPV हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्च हो सकता है, तो बेटा रुबेला हो सकता है। अगर ये इस तरीके की बीमारी किसी पर्सन में होती है और ये जो होती है बेटा ये एसटीडीज के थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है ये, तो अगर इस यौन शिक्षा में कमी है तो डेफिनेटली उस बच्चे को ये नहीं पता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से हमें ये बीमारी हो सकती है और ये बीमारियां हमारे देश में बढ़ेगी। और जब ये बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या में वृद्धि के कारण और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज नहीं होने के कारण होता है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक कोई समस्या नहीं। और क्या होता है सर? तो अगर समस्या में एक चीज देखो कि वो लोग जिनमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर नॉलेज नहीं है वो लोग बाल विवाह करवाएंगे अपने बच्चों का। मतलब एक समस्या ये भी हो सकती है हमारे पास, बाल विवाह। अरे भैया कम उम्र में अगर कोई बच्ची सेक्सुअली एक्टिव होती है तो फ्यूचर में उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बच्ची कम उम्र में मां बनती है तो उसे आने वाले समय में फ्यूचर में भी काफी समस्याओं को फेस करना होगा। तो बाल विवाह भी एक हमारी समस्या थी और ये जो समस्या हमको दिख रही बेटा इन्हीं को समाप्त करना ये हमारा काम हुआ। क्लियर हुई यहां तक बात? तो बेटा समस्याएं कौन कौन सी थी जरा हम ध्यान से देखते जाए कि सर पहली समस्या हमारे पास हुई बेरोजगारी, या मैं कहूं कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि हुई जिसकी वजह से संसाधनों में कमी हो सकती है, साक्षरता का स्तर गिर सकता है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो सकती है, यौन शोषण बढ़ सकते हैं, यौन अपराध बढ़ सकते हैं, जनन संबंधित शिक्षाओं में कमी आ सकती है। जब कमी आएगी तो सर वो उस तरीके से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं हो पाएंगे, उनमें इस चीज का नॉलेज नहीं हो पाएगा और यौन संबंध बनाने से जो बीमारियां फैल रही है उसका उनको ज्ञान नहीं मिलेगा, जिससे हमारे देश में ये बीमारियां तेजी से बढ़ेगी और बाल विवाह जैसे चीजें बढ़ती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे हेल्थ सेक्टर पे एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एक बर्डन आ सकता है हेल्थ सेक्टर पे। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है सर, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ बच्चा? चलो अब अगर मैं आगे बात करूं बेटा कि सर हम क्या तरीके अपनाएं, आगे क्या बात करें हम कि सर हम क्या ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम इन समस्याओं को समाप्त कर सके।
तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए नए तरीके अपनाए। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कार्यनीति। कार्यनीति में एक कार्यनीति जो पूरे वर्ल्ड में एक हमारा देश था जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी, वो था बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन क्या है, मैं इसे लिख देता हूं अलग से नोट बना के याद रखना। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन सन 1951 में भारत ने शुरू किया। देखो हमारा देश आजाद हुआ था बेटा 1947 में, और हमको कुछ एक सालों में मतलब लगभग 4 ईयर में ये चीज समझ में आ गई कि सर ये जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। संसाधनों की कमी हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, यौन अपराध यौन शोषण जैसी चीजें बढ़ सकती है। तो इन सब को ध्यान रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 1951, ये सन याद रखना है बेटा, 1951 में पहले एक जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिस प्रोग्राम का नाम था बेटा क्या, परिवार नियोजन। आगे बात समझ बेटा, कब स्टार्ट हुआ था 1951 में, ये याद रखना है तुमको। अब अगर आगे बढ़ूं मैं तो सर ये जो परिवार नियोजन है प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1951 में, बाद में इसको बदल दिया गया बेटा परिवार कल्याण योजना में। काय में कन्वर्ट कर दिया बेटा, परिवार कल्याण योजना में, और उसके बाद बेटा इसको फिर कन्वर्ट कर दिया बेटा, काय में बदल दिया बेटा इसको जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है बेटा, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में, ऐसा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है बेटा RCH। पूछा जाता है RCH का फुल फॉर्म, तो याद होना चाहिए कि RCH का फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, हिंदी में से बोलते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक? तो RCH कहाँ से आया, समझ में आ गया तुमको? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको नहीं है? तो भैया हमने समस्याओं को समाप्त करने के लिए बेटा एक कदम उठाया, वो उसमें हमारा पहला कदम क्या था बेटा, परिवार नियोजन। क्लियर है बेटा, ये हमारा पहला कदम हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो बेटा याद रखना तुम्हारा काम। क्लियर हुआ? फिर हमने क्या किया, तो सर हम लोगों ने जानकारी प्रदान करी। क्या प्रदान करी बेटा? जानकारी। क्या लिखेंगे हम? जनन संबंधी जानकारी प्रदान करना कि सर लोगों में जो सेक्सुअल एजुकेशन नहीं थी, या उनको रिप्रोडक्शन सिस्टम या उसकी हेल्थ को लेके जो उनमें नॉलेज नहीं थी, उस नॉलेज को हमको उन लोगों तक पहुंचाना है।
तो हमने लोगों तक इस जानकारी को प्रदान किया, और वो प्रदान किया हमने चलचित्र के माध्यम से, और मतलब हमने एवी एड्स यूज किए, एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स कि सर हमने टीवी में उनके बारे में एड्स चलाए, हमने गांव-गांव में माइक में लेके लोगों को जानकारी देने भेजा, हमने नुक्कड़ नाटक करवाए, मोहल्ले में लोगों ने आके नाटक किया और उस बात की जानकारी दी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस तरह के नुक्कड़ नाटक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी के लिए बनाए गए थे। कई बार मलेरिया के बारे में जानकारी के लिए इस तरह के नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी कहाँ दी गई बेटा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आम जनता तक पहुंचाई गई। तो मतलब जो चीज समस्या थी उसके समाधान के लिए, मतलब एक समस्या के लोगों को इस चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस चीजों की जानकारी देने के लिए हमने लोगों को क्या किया? अवेयर किया। टीवी एड के माध्यम से, रेडियो में प्रसारण देके, पोस्टर्स लगा के, नुक्कड़ नाटक करके। आ गई बात समझ में बेटा? ऐसे हम लोगों ने लोगों तक जानकारी पहुंचाई। और अगली हमने आज तक तो इस चीज पे सिर्फ बात ये कहते हैं कि इस चीज को बढ़ोतरी देना चाहिए, पर अभी तक इस चीज की बढ़ोतरी देने की बात ही हो रही है, इस चीजों की बढ़ोतरी कोई दे नहीं रहा है। वो है बेटा यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, कि भैया हर बच्चे को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी देना है, और जानकारी देके इनमें होने वाले हार्मोनल चेंजेस, इनमें होने वाले जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को समझाना है। ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल है, इसको किस तरीके से करना है, ये किस एज में किया जाता है, किस एज में, ये कम एज में करने से क्या नुकसान है, इसके लिए क्या हमारे समाज ने नियम बनाए हैं, इन सब चीजों की जानकारी हमें बच्चों को प्रदान करना चाहिए। और जो ये टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये पार्ट है यौन शिक्षा का, कि आज हर जगह अलग अलग माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी मिलती है। आज ये जानकारी मिल रही है इस टॉपिक को पढ़ के आपको। तो हमने एक जो प्रयास अगला किया वो क्या किया बेटा? यौन शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना। और क्या किया बेटा? हमने रोक लगा दी। क्या लगाई? रोक लगाई। किस पे बेटा? बाल विवाह पे। और बाल विवाह की आयु तय कर दी। क्या तय किया बेटा? आयु तय की। कितनी कर दी बेटा? तो अगर बात करूं मैं मेल की कि एक लड़का तो वो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और बात करें हम फीमेल्स की तो बेटा लड़की 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो सर हमने क्या किया सर? आयु तय कर दी। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे हमने उन समस्याओं को समाप्त करना चाहा। अब जो लास्ट अभी इस वाली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है कि हमने एमनियोसिंथेसिस पे रोक लगा दी। किस पे रोक लगा दी सर? हमने लगाई एमनियो एमनियोसिंथेसिस पर रोक लगा दी हमने। अब सर एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? देखो बेटा, जब भी हमारी बॉडी कैविटी से कोई भी फ्लूइड निकाला जाएगा तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड होता है सिंथेसिस। ठीक है? जैसे जब आप कल को बीएससी नर्सिंग में सिलेक्ट होगा आपका, और आप जब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप देखोगे कि किसी की प्लूरल कैविटी, आपने 11th में पढ़ा है कि लंग्स के आसपास प्लूरल कैविटी है, वहां से पानी निकालेंगे तो प्लूरोसिंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्लूरोसिंथेसिस कहेंगे। वैसे ही हमारी एब्डोमिनल कैविटी के आसपास एक कैविटी होती है जिसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी, अगर वहां से पानी निकालेंगे तो पेरिटोनियोसिंथेसिस कहेंगे। ऐसे ही माँ के भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उस माँ के भ्रूण में उस बच्चे के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा होता है, और इस पानी के अंदर बच्चा होता है बेटा। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि इंजेक्शन की सहायता से सोनोग्राफी करते हुए इस बच्चे
बच्चे के आसपास का जो पानी है उसमें से हम 5 से लेके 10 ml पानी निकाल लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अब उसमें क्या करते हैं, तो आप लोगों ने बेटा सीआईडी वगैरह देखा होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी कि सीआईडी वालों को अगर एक बाल मिल गया किसी क्रिमिनल का, तो उससे उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। उस डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन होती है कि ये पहले तो ये पता चलता है कि ये मेल या फीमेल, कि जो भी क्रिमिनल था ये XX है या XY है, तो मेल या फीमेल पता चल जाएगा। दूसरा कि बेटा अगर उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज है उस सेल में, उस डीएनए में, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये जिसका भी डीएनए है उसमें किस तरह की एब्नॉर्मलिटीज है। तो बेटा क्या है कि तुम सोचो कि अगर हम इस तरीके से कर देना तो हमारी कई सेल्स नीचे गिर जाएगी, कई कोशिकाएं यहां से निकल के नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे ही जब बच्चा माँ के पेट में है और उस पेट में जब वो बच्चा उस पानी के अंदर तैर रहा है तो बच्चे की कई सारी कोशिकाएं उस पानी में घूम रही है। जब हम पानी निकालेंगे तो पानी के साथ बच्चे की कुछ कोशिकाएं, कुछ हेयर्स, उसके कुछ बाल उस पानी के साथ आ जाएंगे। फिर हम उसमें से बच्चे की एक सेल निकाल के अगर हम उसका पता करें तो उसमें से हमने जिस पर्पस के लिए बनाया था, कि हमने एम्नियोसेंटेसिस काय के लिए बनाया था कि हम क्या करेंगे, बच्चे की कोशिका निकालेंगे, ठीक है बेटा, और इसमें से हम क्रोमोसोम की स्टडी करके हम ये पता करेंगे कि बच्चे में कोई अनुवांशिक एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, कहीं उसमें डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं उसमें टनर सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम तो नहीं है। तो हमने जो ये एम्नियोसेंटेसिस बनाया था ये इस पर्पस के लिए बनाया था कि बच्चा माँ के पेट में ही है, उसी समय हम पता कर लें कि बच्चे में किस तरह की एब्नॉर्मलिटीज है। लेकिन हमने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसका क्या यूज करना शुरू कर दिया बेटा, मिसयूज। कैसे भैया, तुम कोशिका के क्रोमोसोम डीएनए की स्टडी कर रहे हो, वहां तुमको पता चल जाएगा XX है या XY है, मतलब मेल है या फीमेल है, कि लड़का है या लड़की है। तो भैया जब लड़का है या लड़की है अगर ये पता चल जाएगा तो कुछ परिवार जो पुरुष प्रधान हैं, जिनमें ऐसा चलन है कि पुरुष ही होना चाहिए, महिलाओं को वो इतनी मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो वो भ्रूण हत्या कर देंगे। वो क्या करते हैं बेटा, भ्रूण हत्या कर देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्नियोसेंटेसिस पे क्या लगा दी, रोक लगा दी कि अब से एम्नियोसेंटेसिस नहीं होगा, जिससे भ्रूण परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और जब भ्रूण परीक्षण नहीं होगा तो बेटा लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो माँ के पेट में वो बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इससे क्या होगा बेटा, भ्रूण हत्या की रेट में कमी आ जाएगी। आगे बात समझ में आता है। तो एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, क्यों रोक लगाई गई, क्यों इसको बनाया गया था, ये सब अभी हमने यहाँ पढ़ा है। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी बेटा वो जनसंख्या विस्फोट के ऊपर होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।